राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़, भूगोल विभाग, सतीश कुमार आचार्य। पिछले अध्यायों में हमने एशिया महाद्वीप की सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा की। द्वितीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों का यह प्रश्न पत्र एशिया महाद्वीप विश्व की प्रादेशिक भूगोल से संबंधित है। एशिया महाद्वीप के से संबंधित अगले अध्यायों के अध्ययन से पूर्व हमें इस महाद्वीप की भूगर्भिक संरचना को समझना होगा। धरातलीय स्वरूप भी किसी भी प्रदेश की भूगर्भिक संरचना का परिणाम होता है, और एशिया महाद्वीप की यदि हम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर या भूगर्भिक संरचना की बात करें तो इसमें मूल रूप से 5 संरचनात्मक भूखंड हमें दिखाई देते हैं। स्ट्रक्चरल लैंडस्केप्स हैं ये। पहला है इसमें एंशियंट्स ब्लॉक ऑफ नॉर्थ, उत्तर के प्राचीनतम खंड। दूसरा है दक्षिण के प्राचीनतम खंड। फिर नवीन मोड़दार पर्वत, अवशेषी प्रदेश और जो अन्य विशेषताओं युक्त क्षेत्र है। इस प्रकार से कुल इन विशेष भूगर्भिक जो हमारे पास भूखंड हैं उनका एक एक का हम संक्षिप्त विवरण आज के इस अध्याय में पढ़ेंगे। उत्तर के प्राचीनतम भूखंड, हम सबको ध्यान में है कि हमने वैगनर का यदि सिद्धांत थोड़ा प्रथम वर्ष में ध्यान से देखा होगा तो उसमें कुछ पारिभाषिक शब्दावलियाँ आई थी कि पृथ्वी का भूखंड एक था और उसमें विभाजन हुआ। तो जो एशिया महाद्वीप का उत्तरी भाग है वह प्राचीन कठोर चट्टानों से निर्मित है। इस भूखंड का निर्माण कैम्ब्रियन युग के पहले हुआ है और इसमें रवेदार चट्टानें पाई जाती है। इन भूखंडों की कठोर चट्टानें हैं और इसमें 4 मुख्य रूप से और उपविभाग किए जा सकते हैं। पहला है रूसी प्लेटफॉर्म, रशियन प्लेटफॉर्म्स। दूसरा है अंगारा लैंड, सार्डियन मैसिफ और चीनी मैसिफ। यह जो 4 इसके उत्तर के भूखंड हैं उनके 4 उपविभाग हैं। प्रसिद्ध भूगोलवेता ऑर्गेंड के अनुसार प्राचीन काल में चारों भूखंड एक ही स्थान पर स्थित थे और उसमें उस पूरे एक महाखंड था, उसे हम अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। भूगर्भिक हलचलों के कारण इस अंगारा लैंड नामक उत्तरी भूखंड में विभाजन हुआ और उसके 4 प्रमुख भूखंड बने। वैगनर महोदय ने भी, जिसका मैंने अभी आप लोगों को पूर्व में उल्लेख किया है, तो वैगनर ने भी इन चारों भूखंडों को पेंजिया स्थलखंड के टूटे विभाग के रूप में माना है। ये जो उत्तर के भूखंड हैं कठोर चट्टानों से निर्मित है। इनमें आग्नेय चट्टानें हैं, ग्रेनाइट है, नीस है, सिस्ट है। इसमें भी रूसी प्लेटफॉर्म का जो कुछ पश्चिमी भाग है वह यूरोप महाद्वीप में फैला हुआ है और अंगारा लैंड का मुख्य भूखंड वो साइबेरिया में स्थित है। सार्डिनियन जो मैसिफ है वह तारिम बेसिन, थियानशान, अल्टाई जो पर्वत श्रेणियाँ हैं हिमालय के उत्तर और उत्तर पश्चिम में, उनमें उनका मध्यवर्ती भाग है। ये नीचे का डाउन एरिया है। चीन में भी चीनी जो मैसिफ है वो उसके भी 4 विभाग माने जाते हैं, उत्तरी, दक्षिणी, तारिम बेसिन और तिब्बतियन। जो तिब्बतियन पठार है उसको भी इसी कठोर भूखंड का हिस्सा माना जाता है। इस प्रकार से ये उत्तर का एक विशाल प्राचीनतम भूखंड एशिया महाद्वीप की भूगर्भिक संरचना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दक्षिण के प्राचीनतम भूखंडों में एंशियंट्स ब्लॉक ऑफ साउथ में एशिया महाद्वीप, चूँकि हमको ध्यान में गोंडवाना का क्षेत्र है और इसके 3 प्रमुख भूखंड पाए जाते हैं। पहला है अरब का प्रायद्वीप, फिर है उसी में हमारा भारत का भारतीय प्रायद्वीप, फिर है हिंद चीन प्लेटफॉर्म जिसे हम इंडोनेशिया और उसके आसपास का क्षेत्र कहते हैं। तो इसके जो मुख्य हैं उसमें से पहला अरब प्रायद्वीप, जिसे अभी हम रेगिस्तान मानते हैं, परंतु भूगर्भिक दृष्टि से नीचे की ओर जो चट्टानें हैं वो कठोरतम चट्टानें हैं। अरब महाद्वीप का यह अरब क्षेत्र दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र में अंतर्गत आता है। इसमें प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें, नीचे की ओर रवेदार चट्टानें फैली हुई है।
और ऐसा माना जाता है कि जुरासिक और क्रिटेशियस कालखंड में यहाँ पर अवसादी चट्टानों की एक मोटी परत बिछ गई थी और इस अवसादी चट्टानों के विस्तार में की वजह से ही मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी के इलाके में जो प्राचीनतम क्षेत्र हैं उनमें अवसादी चट्टानों के मध्य में विभिन्न परतों में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बहुत विशाल भंडार पाए जाते हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र में माना जाता है कि ये जो जहाँ पेट्रोल और गैस पाया जा रहा है कभी आर्द्र और सघन वनों का क्षेत्र रहा, परंतु जुरासिक कालखंड में जहाँ विशाल वनस्पति के क्षेत्र थे वे जमींदोज हो गए और उनके ताप और दाब की क्रिया की वजह से अवसादी चट्टानों की परतों में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और का जमाव पाया जाता है। दूसरा इसी का महत्वपूर्ण भाग है जिसमें हम निवास करते हैं, भारत का दक्षिण का प्रायद्वीप। यह प्रायद्वीप जिसमें श्रीलंका तक का क्षेत्र है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत का मुख्य भूमि और बर्मा और श्रीलंका का इलाका इसमें अंतर्गत आएगा। इसका ढाल पूर्व दिशा की ओर है। चूँकि गंगा, यमुना और अन्य जो नदियां हैं वे नदियां इस ढाल का अनुकरण करती है, तो अरब प्रायद्वीप की तरह ही ये कठोर और प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। दक्षिण के पठार को लावा मिट्टी का क्षेत्र ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित माना जाता है और गोंडवाना भूखंड का ही ये एक हिस्सा है जहाँ पर दामोदर, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा इन नदियों के डेल्टाई भागों में और इन नदियों की घाटियों में विशाल कोयले के भंडार है। उनका निर्माण भी जुरासिक कालखंड की ही देन हो सकता है। इनके अलावा जो अन्य जो नदी घाटियाँ हैं उन नदी घाटियों में भी कोयला और पेट्रोल की संभावनाएं बहुतायत से उपलब्ध है। तीसरा जो बड़ा भूखंड है जिसको हम हिंद चीन प्लेटफॉर्म कहते हैं, यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है, रवेदार और कायांतरित चट्टानों से निर्मित है और यह अंगारा लैंड के खिसकने के बाद इसी का हिस्सा टूटकर गोंडवाना लैंड से अलग हुआ है, जो भारतवर्ष के पूर्व में दक्षिणी पूर्वी जितने भी द्वीप है, जावा, सुमेत्रा, बाली, इंडोनेशिया, उनका निर्माण इसी के अंतर्गत है। और इसमें बीच बीच में मोड़दार और उभरे हुए पर्वत हैं। कुछ भाग समुद्र में डूब चुके हैं। मलबे पर परतदार चट्टानों की भी कुछ भू स्वरूप हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार से इस एशिया महाद्वीप का जो मूल क्षेत्र है, जो बड़ा इलाका है, वह कठोर, रवेदार और कायांतरित चट्टानों से निर्मित है। इसके जो अन्य भूखंडों की जिनकी हमने बात की थी, 5 संरचनात्मक भूखंड थे, उसमें से हम 2 का हम चर्चा कर चुके हैं और जो नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ हैं उनमें हिमालय और उसकी सहायक पर्वत श्रेणियाँ प्रमुखता से आती है। एशिया महाद्वीप में टर्सरी महाकल्प में जो भूगर्भिक हलचलें हुई थी, उन भूगर्भिक हलचलों की वजह से इस मध्य में जो टैथिस भूसन्नति थी उसमें नवीन मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। ऐसा माना जाता है। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के मध्य एक टैथिस जियोसिंक्लाइन थी, उसी के अंतर्गत मोड़दार पर्वत बने। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर इसी क्षेत्र में एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। तो हलचलों की वजह से इसे टर्सरी हलचल या अन्य बाद के युगों में जो भूगर्भिक हलचलें उठाव, निमज्जन और उमज्जन की क्रियाओं से हुआ है, इसी में इन पर्वतों का जन्म हुआ है और जिब्राल्टर से लेकर पूर्वी एशिया के क्षेत्रों तक फैली हुई इस जियोसिंक्लाइन में जो दबाव और खिसकाव और तनाव की क्रियाएं थी, उससे टैथिस भूसन्नति में इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन और प्लेस्टोसीन युग में इन पर्वतों का निर्माण हुआ है, जो लगभग 5,000 किलोमीटर में पश्चिम से पूर्व की ओर धनुषाकार आकृति में फैला हुआ है। अवशेष के भाग यानी जो नीचे की ओर दबे हुए भाग है, मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ और उत्तर के अंगारा लैंड के मध्य में। इसी तरह से दक्षिण में तिब्बत का जो पठार है एक कायांतरित चट्टानों का एक ऐसा चबूतरा है जो विश्व के ऊंचे पठारों में पाया जाता है। इसी का एक हिस्सा जिसे हम पामीर का पठार या पामीर की गांठ कहती है, डिवोनियन और कैलोनियन कालखंड की जो हलचलें थी उसमें इनका उठाव
की प्रक्रिया हुई और उससे ये इन चबूतरों का जो निर्माण हुआ है। नवीन अवसादी संरचनाओं के अंतर्गत हम टर्सरी काल के बाद जो नदियां उद्गमित हुई थी ऊंचे भागों से, उन नदियों ने लाकर विभिन्न क्षेत्रों में अपने अवसाद जमाए, मैदानों का निर्माण किया। उसमें हम सबको ध्यान में है कि सिंधु और गंगा का मैदान, यांग सिक्यांग, इरावदी का मैदान, मीनाम और मेकांग का मैदान, दजला और फरात का मैदान, डैन्यूब और लीना का मैदान। इस प्रकार से इन एशिया की नदी उपजाऊ घाटियों में, इन मैदानों में संस्कृतियों का उदय हुआ। तो एशिया महाद्वीप की भूगर्भिक संरचना को समझे बिना हम एशिया महाद्वीप के आगे के धरातलीय स्वरूप, मिट्टी की रचना, वनस्पतिक रचना और अन्य भौगोलिक तथ्यों को और जानकारियों को नहीं समझ पाते। तो भूगर्भिक संरचना हमारे लिए सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण है। भूगोल के विद्यार्थियों को इस दृष्टि से हमारे ध्यान में यह रहना चाहिए कि एशिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, भूखंड है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। विभिन्न कालखंडों के अंतर्गत उच्चावच की प्रक्रियाओं के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली चट्टानों की रचना, चट्टानों का स्वभाव और उसी के आधार पर खनिजों का निर्माण होता है, उसी के आधार पर मिट्टी का निर्माण होता है। तो आज एशिया महाद्वीप की ये भूगर्भिक संरचना, एक बार वापस इसके मुख्य बिंदु मैं दोहरा रहा हूँ। जो एशिया महाद्वीप है उसमें नवीन अवसादी संरचनाएं हैं, उसी में अवशेष के भाग है, निचले भाग हैं, नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियाँ हैं, उत्तर के प्राचीन भूखंड है और दक्षिण के प्राचीन भूखंड है। इस प्रकार इस एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग में विभिन्न कालखंडों में निर्मित चट्टानें और भूस्वरूप पाए जाते हैं। इसी के आधार पर इसके उच्चावच का निर्धारण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।